हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुषमा इफेक्टिव क्लास में। दोस्तों आज जेपीएससी का रिजल्ट आ चुका है, आप लोग जाके देख सकते हैं कि किसका क्या रिजल्ट है। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका है। तो अब अपकमिंग जो भी एग्जाम है सबकी तैयारी अच्छे से जोरों-शोरों से कीजिए। बहुत जल्दी आपका एनटीपीसी सीबीटी 2 का भी आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि कब एग्जाम होने वाला है। रेलवे ग्रुप डी का भी एग्जाम का डेट आ जाएगा। तो दोस्तों मैं मेरा जो प्रिपरेशन करवाने का ये जो मैं आप लोगों को वीडियो कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूँ, ये मैं बीपीएससी बिहार दरोगा को मद्देनजर रखते हुए कर रही हूँ, यूपी लेखपाल को, रेलवे के एग्ज़ाम जो है रेलवे ग्रुप डी का और रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम। तो ये सब कुछ एग्ज़ाम है उनको मैं माइंड पे सेट करके उसी के अकॉर्डिंग उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको कवर करवा रही हूँ। तो दोस्तों अभी मैं एनसीईआरटी सार संग्रह से एंशिएंट हिस्ट्री का एक पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुकी हूँ, जिसमें ऐतिहासिक स्रोत और अभिलेख के बारे में दिया हुआ है। तो अब आप लोग पार्ट 2 देख रहे हैं पाषाण काल यानी स्टोन एज के बारे में। तो दोस्तों अगर पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं आप लोगों के लिए बेस्ट कंटेंट लेके आऊँगी बहुत कम समय में। चलिए आप लोग स्पीड को तेज कीजिए और हेडफोन लगा के फटाफट इस वीडियो को देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग स्टोन एज के बारे में। स्टोन एज को हिंदी में बोला जाता है पाषाण काल, यानी पूर्व के समय में एंशिएंट हिस्ट्री में जो हमारी हमारी जो पुरानी जो कथा है उसमें ये हम लोग सुने होंगे कि हम लोगों के टाइम में उस समय के टाइम में कोई औजार नहीं रहता था। तो वो औजार किस चीज का बना रहता था, मतलब लोहे का औजार नहीं रहता था, किसी मेटल का नहीं रहता था, तो पत्थरों का औजार बनाया जाता था। तो सबसे पहले ये देखिए स्टोन एज यानी पाषाण काल को 3 कैटेगरी में बदला गया है, 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल यानी पहले पैलियोथिक एज बोला गया है, दूसरा मध्य पाषाण काल मेसोलिथिक एज बोला गया है, तीसरा नव पाषाण काल बोला गया है नियोलिथिक, नव मतलब नया, नियोलिथिक, मेसो मतलब मध्य, और तीसरा है फर्स्ट है आपका पूरा पाषाण यानी पहले का पाषाण पहले। तो इसका ईस्वी जान लीजिए कब से कब तक था। तो पूरा पाषाण जो है आपका 26 लाख से 9000 ईस्वी पूर्व था। 9000 से 4000 ईस्वी पूर्व आपका मध्य पाषाण था यानी मेसोलिथिक था, और 4000 से 2500 ईस्वी पूर्व आपका नियोलिथिक एज रहा है। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ये जो 26 लाख से 5000 ईस्वी पूर्व में निम्न पूरा पाषाण काल था। मध्य जैसे पूरा पाषाण यानी पहले लियोथिक एज जो है आपका, इसको अगेन 3 कैटेगरी में किया गया, निम्न मध्य उच्च। निम्न मतलब छोटा, मध्य मतलब बीच का, उच्च मतलब ऊंचा। यानी 26 लाख से लेकर 50,000 ईस्वी पूर्व, 50,000 से 40,000 ईस्वी पूर्व और 40,000 से 9,000 ईस्वी पूर्व तक को इसको कैटेगराइज किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग कुछ पाषाण काल के बारे में कुछ जानेंगे कि क्या-क्या चीज़ हम लोगों को देखिए, मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाने वाली हूँ, मुझे ना ही आप लोगों को इसमें प्रोफ़ेसर बनाना है और ना ही आप लोगों को इसमें कोई डिग्री हासिल करना है। आप लोगों को बस पेपर क्वालीफाई करना है। तो मैं उतना ही क्वेश्चन बताऊँगी जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो पूरा पाषाण जितना भी एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन बनेगा स्टोन एज से, वो हम लोग देख लेते हैं। चलिए, देखिए पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये दिया जाता है रॉबर्ट ब्रूसफुट को। रॉबर्ट ब्रूसफुट को मानव इतिहास का प्रारंभिक काल क्या कहलाता है? तो मानव इतिहास का प्रारंभिक स्टार्टिंग काल क्या कहला जाता है? पूरा पाषाण काल कहा जाता है, पूरा पाषाण। प्राचीन भारत में औजार और अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए निवासी किस पदार्थ का प्रयोग करते थे? तो औजार और अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए पत्थर का यूज करते थे, इसीलिए इसको स्टोन एज के नाम से जाना जाता है। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड है? तो सभी को पता है जम्बू द्वीप का खंड है। यानी प्राचीन भारत किस द्वीप का खंड है? प्राचीन भारत आपका जम्बू द्वीप का खंड है। सर्वप्रथम मानव सदृश सदृश प्राणी जो होमोसेपियंस यानी होमोसेपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था, उसे सामान्यतः किस रूप में जाना जाता था? तो उन्हें पिथाकैंथ्रोपस के रूप में जाना जाता था। भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? यानी मानव ऐसा चीज सबसे पहले हथनौरा जगह नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है। ठीक है, पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष किस पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से हुआ है। पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक सांस्कृतिक अवशेष का पुरास्थल प्राप्त कहाँ से हुआ है? वो हुआ है मेहरगढ़ से। जुते हुए खेत यानी खेत जुतना, ऐसा साक्ष्य, ऐसा एविडेंस
पुरातात्विक स्थल से कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा से हुआ है, कालीबंगा से हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग दूसरा देखते हैं। ये देखिए, बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई है? बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई है? तो मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में की गई है बृहद पाषाण। ठीक है, प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो मेहरगढ़ से होते हैं। स्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से मिलता है, सबूत कहाँ से मिलता है? तो मेहरगढ़ से। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो सर्वप्रथम इन्होंने तांबा का प्रयोग किया था, तांबा का प्रयोग किया था। ठीक है, तांबा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉपर। प्रस्तर युग यानी स्टोन एज के लोगों के पास प्रथम घरेलू पशु कौन सा था? तो कुत्ता था। सबसे पुराना प्रथम घरेलू कुत्ता यानी पेट एनिमल कौन थे? कुत्ता ही था। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल से माना जाता है? तो मध्य पाषाण काल से माना जाता है। उत्खनित प्रमाणों का पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल से इसका एविडेंस मिलता है। मध्य पाषाण काल में पशुपालन की प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो आदमगढ़ एक जगह है, वहां से मिला, आदमगढ़ से मिला है। ठीक है दोस्तों, आदमगढ़ से ये पशुपालन का साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट देखिए, मानव द्वारा खदानों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुई थी? तो खदानों की कृषि नवपाषाण काल से प्रारंभ हुई थी, यानी नियोलिथिक एज से। मानव द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला प्रथम अनाज कौन सा था? तो प्रथम अनाज था जौ यानी बार्ली, इंग्लिश में नाम लेते हैं। और प्रथम धातु क्या था? तांबा, कॉपर। प्रथम पेट एनिमल क्या था? फर्स्ट कुत्ता। ठीक है, चलिए तीनों चीज याद रखिएगा। देखिए, चाकोलिथिक, चाकोलिथिक एज इंग्लिश में भी सेम नाम है। चैकोलिथिक एज को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ताम्र पाषाण युग यानी कॉपर एज के नाम से भी जाना जाता है, कॉपर एज के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ये हो गया आपका ताम्र पाषाण कालीन स्थल। मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट एक बार फिर से आपको रिपीट कर दे रही हूँ ताकि आप लोग भूले ना। और देखिए, पाषाण युग अनुसंधान आरंभ का किसके द्वारा, किसको श्रेय दिया जाता है? रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड, ब्रूसफुट को। इतिहास का प्रारंभिक काल क्या कहलाता है? पूरा पाषाण काल कहलाता है। पूरा पाषाण मतलब पैलियोलिथिक एज कहलाता है। ठीक है, प्राचीन भारत में औजार और अस्त्र शस्त्र किससे बनते थे? स्टोन से बनते थे, स्टोन का प्रयोग करके बनता था। प्राचीन भारत में भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड है? तो जम्बू द्वीप का खंड है। फिर होमोस्पेसियंस किस प्रजाति से भिन्न है, मतलब वो कौन से रूप में माना जाता है? तो पिथाकैंथ्रोपस के रूप में इसे जाना जाता था। मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले थे? तो हथनौरा से मिले थे, जो कि नर्मदा घाटी के किनारे है। पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक संस्कृति अवशेष की पुरास्थल कहाँ से प्राप्त हुई है? मेहरगढ़ से प्राप्त हुई है। किसान जो खेती करता है, जुते हुए खेत का कहाँ से पुरातात्विक साक्ष्य मिला है? कालीबंगा से मिला है। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई है? तो मृतकों को दफनाने के लिए बृहद पाषाण स्मारकों का ये उसका मतलब उस रूप में पहचान की गई है। प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से हुआ है। मनुष्य के सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया है? तो कॉपर, तांबा का किया गया है। प्रस्तर युग यानी स्टोन एज के लोग प्रथम घरेलू पशु किसे मानते थे? कुत्ता को मानते थे। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ है, यानी मेसोलिथिक एज से हुआ है। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? आदमगढ़ से मिले हैं, आदमगढ़ से। मानव द्वारा खदानों में कृषि सर्वप्रथम किस काल से प्रारंभ हुआ है? तो नवपाषाण नियोलिथिक काल से हुआ है, नियोलिथिक एज से। मानव द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला प्रथम अनाज क्या है? तो जौ है, बार्ली, जिसको बोला जाता है अनाज, जो जौ बार्ली अनाज है वो। फिर चलो चाकोलिथिक यानी चाकोलिथिक एज किस, इसका दूसरा नाम क्या है? तो ताम्रपाषाण यानी कॉपर एज। अब हम लोग देखेंगे ताम्रपाषाण कालीन स्थल कितना, कौन कौन सा जगह है, कौन कौन सा मतलब क्या क्या, कौन स्थल है, कौन से राज्य में, और इसकी क्या साक्ष्य मिली है, वो हम लोग देखेंगे। तो देखिए, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, इसमें क्या है? स्थल दिया हुआ है, राज्य दिया हुआ है। तो देखिए, राज्य पहले तो हम लोग नाम पढ़ लेते हैं। इनाम गांव, दायमाबाद, नवदा टोली, नेवासा और ताम्रवती। ये जितने भी पांच स्थल का नाम लिए वो सारे आपके चार आपके महाराष्ट्र में है और ताम्रवती आपके राजस्थान में। तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं।
इनाम गांव जो है, जो महाराष्ट्र का है, वो किस लिए फेमस है? कच्ची मिट्टी के मकान व गोलाकार गड्ढों वाले मकान का साक्ष्य मिला है, सबूत मिला है। किस तरह का कच्ची मिट्टी का मकान वहां बनता था और गोला आकार में, गोली आकार में इनका घर बनता था। फिर दायमाबाद में क्या मिला है? कलश समाधान, ठीक है, समाधान मतलब सव, सव कलश, सव के बगल में कलश रखा जाता था। और कलश के घरों के फर्श के नीचे रखने का प्रमाण सबसे बड़े ताम्रपाषाण स्थल इसी को माना जाता है, दायमाबाद को। नवदा टोली में क्या हुआ? इसका उत्खनन HD लिया द्वारा किया गया था और चित्रित काले मृद भांड के प्रमाण मिले हैं। चित्रित काले यानी फोटोग्राफी से हम लोग इसके बारे में जानकारी हमें मिला है। नेवासा के बारे में जानिए, महाराष्ट्र का है, पटसन का प्रथम साक्ष्य है और लाल तल पर काली डिजाइन वाले चाक निर्मित बर्तनों का के प्रमाण है। चाक निर्मित यानी जो चक्का घुमा के जो मिट्टी के बर्तन बनते हैं उनका वो कुछ प्रूफ मिला है, एविडेंस मिला है। ताम्रवती राजस्थान में है, यहाँ से प्राप्त काले मृद भांड सफेद रैखिक चित्रों से सजे रहते हैं। ठीक है, अब देखिए नियोलिथिक एज के बारे में कुछ लिखा हुआ है। नवपाषाण काल शब्द सर्वप्रथम 1865 में सर जॉन लुबाक ने किया था। नवपाषाण काल, ये जो वर्ड है, ये वर्ड किन के द्वारा दिया गया था? सर जॉन लुबाक के द्वारा 1865 में। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे आर्कियोलॉजिकल सर्वे के बारे में। देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने प्रथम महानिर्देशक यानी चेयरमैन कौन थे? तो जॉन मार्शल थे। कौन थे? जॉन मार्शल। जॉन मार्शल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फर्स्ट चेयरमैन थे, जॉन मार्शल। फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजिकल किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को। अलेक्जेंडर कनिंघम बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के किस आरंभिक पुरापाषाण युग में शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुई है? मतलब शिला यानी दीवालों से अधिक चित्र प्राप्त हुई है, तो ये भीम बेटी का मध्य प्रदेश में है, वहां से बहुत सारी ये शिलाश्रय सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुई है, भीम बेटी का, याद रखिएगा। कुंभकारी यानी मिट्टी के बर्तन बनाने की कला के सर्वप्रथम प्रमाण किस युग से प्राप्त हुए हैं? तो नियोलिथिक एज से प्राप्त हुए हैं बर्तन बनाने की कला, मिट्टी का। चलिए, पेबल उपकरण यानी पेबल टूल जो होता है किस काल से संबंधित है? तो निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है। निम्न पुरापाषाण किसका एक टाइप है? ये मतलब पुरापाषाण का पहला टाइप है, जब सबसे पुराना चीज बताया गया है, पेबल टूल्स। ठीक है। ताम्बवती, ताम्बवती के नाम से कौन सी संस्कृति प्रसिद्ध है? तो आहार संस्कृति प्रसिद्ध है, आहार संस्कृति प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। माइक्रोलिथिक औजार, जो माइक्रोलिथिक टूल्स होता है किस काल से संबंधित है? तो मध्य पाषाण काल से, मध्य पाषाण काल से संबंधित है, यानी मेसोलिथिक एज से संबंधित है। बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित है? निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है, यानी निम्न पुरापाषाण काल यानी आपका पुरापाषाण का एक फर्स्ट वाला टाइप हो जाता है, बेलन घाटी। मानव की आंखें टक यानी हंटर, मानव की हंटर या खाद्य संग्राहक फूड गैदरिंग की अवस्था किस काल से जुड़ी है? यानी हंटिंग करना, शिकार करना। हंटर शिकार करने का औजार, हंटर सब जो होते थे, प्लस अपने खाना को, अनाज को रखना, सुरक्षित रखना, किस काल से पता चला है? तो पूरा पाषाण काल से ही पता चला है, पूरा पाषाण काल से ही पता चला है, यानी कौन सा? पहले लियोथिक एज से पता चला है। दोस्तों आगे देखिए हम लोग, कुछ नोट है। ताम्रपाषाण यानी कॉपर एज जो है, कालीन संस्कृति में महाराष्ट्र के लोगों की मृतकों के को घर के फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाते थे। तो ये एक नोट बताया है कि कॉपर एज में महाराष्ट्र की संस्कृति में ऐसा पता चला है कि उत्तर या तो दक्षिण दिशा में लोगों का फेस रख के उन्हें दफनाया जाता था घर के ही फर्श के अंदर। भारत के दो सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात मध्य पाषाण कालीन स्थल का नाम बताइए। तो महदहा और सराय नहर, नाहर राय, महदहा और सराय नाहर राय। आधुनिक मानव होमोसेपियंस का प्रादुर्भाव कब हुआ? तो उच्च पाषाण पुरापाषाण काल में, उच्च पुरापाषाण काल में हुआ है। ये उच्च पुरापाषाण आपका पुरापाषाण का एकदम लास्ट वाला कैटेगरी है। ठीक है। क्वार्ट्जाइट पत्थरों के स्थान पर जैम्पर, चर्ट आदि के पत्थर सर्वप्रथम कब प्रयुक्त हुए थे? तो क्वार्ट्जाइट पत्थरों की जगह पे जैस्पर और चर्ट जैसे पत्थर का यूज हुआ था मध्य पुरापाषाण काल में, यानी मेसोलिथिक एज में हुआ था।
अग्नि का उपयोग करना मानव ने सर्वप्रथम कब सीखा था? तो नियोलिथिक एज यानी नवपाषाण काल में सीखा था। भारत में जीवाश्म यानी फॉसिल का एकमात्र प्रमाण कहाँ मिला था? तो शिवालिक पहाड़ियों में मिला था। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि शिवालिक पहाड़ी अभी किस राज्य में उपस्थित है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि पाकिस्तान में ये जगह चला गया अभी मेहरगढ़। ठीक है, तो कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य भी मेहरगढ़ में से प्राप्त हुआ है, जो कि अभी पाकिस्तान में, और कपास के भी प्राचीनतम साक्ष्य आपके मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं, जो कि अभी पाकिस्तान में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हड्डी निर्मित उपकरण किस भारतीय पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो सराय नहर राय से प्राप्त हुए हैं। सराय नहर राय से प्राप्त हुए हैं। गौरिक मृद भांड पात्र का नामकरण कहाँ से हुआ है? तो हस्तिनापुर से हुआ है। हस्तिनापुर, ठीक है। हस्तिनापुर का नाम आप लोग सीरियल सब में भी सुनते होंगे, कोई भी ऐसे आध्यात्मिक सीरियल लीजिए उसमें आपको दिखेगा। तो गौरिक मृद भांड पात्र का नामकरण कहाँ से हुआ? हस्तिनापुर से हुआ। चलिए एक नोट हम लोग देख लेते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता से रिलेटेड है। सिंधु घाटी की सभ्यता के मुख्य स्थल कौन कौन सा है? मोहनजोदड़ो है, चनहूदड़ो है, सूत कागंडो है, हड़प्पा तथा कोट दीजी वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता में मुख्य स्थल कौन कौन सा है? मोहनजोदड़ो, फिर चन्हूदड़ो, फिर सूत कांगेडोर, हड़प्पा और कोट दीजी। तो ये सारा हो गया आपका हड़प्पा कल्चर से, जितना भी आप लोगों ने हड़प्पा से भी रिलेटेड कुछ पढ़ लिया है, तो ये हो गया आपका। चलिए अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ, ये नियोलिथिक एज का स्थल और उस कौन राज्य में अभी स्थापित है, तो वो और क्या क्या इसकी स्पेशलाइजेशन है। तो देखिए नवपाषाण काल से शुरू करते हैं, नवपाषाण कालीन स्थल। तो सबसे पहले देखिए बुर्ज होम कश्मीर में है। गुफ गुफ कराल मेहरगढ़ पाकिस्तान में है। महदहा उत्तर प्रदेश में है। फिर कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश में है। समलंगन कल्लू कर्नाटक में है। पिकली हल कर्नाटक में है। चोपा निमाड़े क्या है? चोपा निमांडो उत्तर प्रदेश में है। सारू तारू असम में है। चिरांद बिहार में है। और दावोजली आपका असम में है। दावोजली आपका असम में। तो देखिए इसमें एक चीज जो मैं बताना चाह रही हूँ, ये जो ब्रुज होम है बहुत इंपॉर्टेंट है, फटाफट हम लोग देखेंगे, ज्यादा कुछ नहीं। मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य कहाँ मिला था? ब्रुज होम में, जो कि कश्मीर में है। गुफक कराल भी कश्मीर में है। कृषि व पशुपालन का साक्ष्य मिला था। हड्डी से औजार बनता था। धूसर मृत भांडों का प्रमाण मिला था। सिलाबट्टी व हड्डी का निर्माण सुई के साक्ष्य मिले थे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? कृषि का मिला था, पशुपालन का मिला था, सबसे इंपॉर्टेंट है। और हड्डी से औजार बना था ये में। मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान में है, तो इसका गेहूं की 3 व जौ की 2 किस्मों की खेती का प्रमाण मिला। कच्ची ईंटों का आयात कर मकान बना। प्राचीनतम स्थायी जीवन के साक्ष्य मिले। तो मेहरगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट है। मेहरगढ़ से पहले, इससे पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य भी मेहरगढ़ से मिला और कपास का भी प्राचीनतम साक्ष्य आपका मेहरगढ़ से मिला। महदहा महदहा अभी उत्तर प्रदेश में गोलाकार झोपड़ियों का प्रमाण मिला। धान के अलावा जौ की खेती और पशुबाड़ा का साक्ष्य मिला। पशुबाड़ा जहाँ पशुपालन, पशु लोगों को रखा जाता, बाड़ी जगह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश में धान की खेती का प्रमाण मिला। जौ धान की खेती का भारत में नहीं था। जौ धान की खेती का भारत में नहीं था, बल्कि विश्व में सबसे प्राचीन साक्ष्य माना जाता है। तो कोल्डी हवा याद रखिएगा। समंगन कल्लू राख के टीले से प्राप्त हुए हैं, जो बेल्लारी जिले में अवस्थित है। ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। पीकलन राख के ढेर और निवास स्थल, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। चोप निमांडो मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोपड़ियां और ज्यामितीय यानी ज्योमेट्री स्ट्रक्चर के सूक्ष्म पाषाण और हस्त निर्मित मृद भांड के साक्ष्य मिले हैं। सारूतारू असम में गुवाहाटी के समीप है। उत्खनन के आदिम कुल्हाड़ियों और चित्र मृद भांड से प्राप्त हुए हैं। चिरांद देखिए बिहार में हड्डी के उपकरण बनाए जाते थे, जो प्रायः हिरणों के सिंगों से निर्मित होता था। और
दाओजली असम में है, जो कि कृषि व पशुपालन के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। तो दोस्तों ये आपका हो गया, आपका पाषाण काल कंप्लीट हो गया है। और एक और इम्पोर्टेंट इसमें नोट ये है कि नवदा टोली नामक ताम्र पाषाण स्थल का उत्खनन HD सालिंकिया ने किया था। और नवदा टोली वर्तमान में मध्य प्रदेश में अवस्थित है, नवदा टोली। ठीक है, नवदा टोली नामक ताम्रपाषाण स्थल का उत्खनन किसने किया था? HD सालंकिया, सालंकिया, सोलंकिया है, सोलंकिया ने किया था। ये अभी मध्य प्रदेश में स्थित है। तो दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब करना प्लीज ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तब तक के लिए नमस्ते।